नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल सी यादव, सहायक आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। इससे पूर्व हमने बात की भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम में किन पहलुओं को पढ़ने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। आज हम भारत शासन अधिनियम में भारत शासन अधिनियम का परिचय, उसकी पृष्ठभूमि और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ही सभी पहलुओं पर सैद्धांतिक रूप से बात की गई थी जो उत्तरदायी सरकार स्थापित करें। हालांकि ये बात अलग है कि प्रायोगिक स्तर पर ये कभी अस्तित्व में आया नहीं। इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। जैसे कि वर्तमान हमारा संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इन 395 अनुच्छेदों में अधिकतर अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि में हम 1919 से लेकर 1935 के बीच हुई घटनाओं, परिघटनाओं और ब्रिटिश सरकार की ओर से किए गए प्रयास तथा कांग्रेस के द्वारा की गई चीज़ों को लेते हैं। आपको पता है 1900 अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था। उससे न राष्ट्रवादी न कांग्रेसी कार्यकर्ता कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाया था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। इसके साथ ही दूसरे अगर समानांतर बात करें तो 1922-23 के लगभग क्रांतिकारी घटनाएं भी होने लगी थी। ब्रिटिश सरकार इनमें आतंकवादी घोषित कर रही थी, एक साइड में क्रांतिकारी परिघटनाएं चल रही थी और ऐसे चलते चलते 1928 तक साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ क्योंकि ये संवैधानिक सुधारों पर रिव्यूज़ की बात कर रहा था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका पुरजोर विरोध किया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार थोड़ा दबाव महसूस करने लगी और संवैधानिक सुधारों के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। निरंतर 3 गोलमेज सम्मेलन आए 1929, 30 और 31 में, लेकिन ये बिल्कुल असफल रहे क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संगठन कांग्रेस भी इनमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व किया था, लेकिन कोई भी वार्ता सफल नहीं हो पाई। इसी बीच भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए लॉर्ड नितिको की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उसने एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उसमें पूरा इसका चिट्ठा पास किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 उसी इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में पारित हुआ। तो ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि। अब हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो दोस्तों, विशेषताएं देखने में हम इसको 3 भागों में बांटकर अगर देखते हैं तो हमारे को अच्छी तरह से समझ में आता है। ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुए, केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन हुए और प्रांतीय स्तर पर क्या परिवर्तन हुए। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। आपको पता है 1858 में भारत परिषद की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। भारत सचिव की अध्यक्षता में भारत परिषद 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना ब्रिटेन में हो गई थी 1858 में। उस भारत परिषद को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पहला भारत में ब्रिटेन के स्तर पर परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन हुआ, अदन को भारत से अलग कर स्वतंत्र उपनिवेश घोषित कर दिया गया था। और तीसरा ब्रिटेन स्तर पर परिवर्तन हुआ, ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन हुए। केंद्रीय स्तर पर सबसे पहला परिवर्तन अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना से अभिप्राय है कि इसमें जो राज्य थे, प्रांत थे, इसके साथ जो देशी रजवाड़े थे या देशी रियासतें थी, इनको शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई। हालांकि ये कभी अस्तित्व में आया नहीं क्योंकि
देशी रियासतें को मनमर्जी दी गई थी और कोई भी देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके साथ ही केंद्र और इकाइयाँ थी, जो देशी रियासतें थी, प्रांत थी, इनके बीच 3 सूचियाँ बनाई गई: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय लिए गए, राज्य सूची में 54 विषय लिए गए और समवर्ती सूची में 36 विषयों को लिया गया। संघीय सूची में 59 विषय संचार, विदेशी मामले जैसे थे। राज्य सूची में पुलिस प्रशासन जैसे मामले लिए गए और समवर्ती सूची में विवाह, तलाक जैसे मामलों को शामिल किया गया। संघीय सूची वो थी जिस पर केंद्र कानून बना सकता था। राज्य सूची के विषयों पर राज्य या प्रांत कानून बनाते थे और समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते थे, लेकिन विवादास्पद स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता था और वायसराय के अधीन अवशिष्ट शक्तियों को रख दिया गया। अवशिष्ट शक्तियों से अभिप्राय, जो उस समय कोई विषय उभर कर नहीं आया और अचानक कोई विषय उभर कर आएगा तो उस पर गवर्नर सर्विस वायसराय सर्वसरबराह करता था और वही कानून बनाता था। इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हो गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, आपको पता है 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, लेकिन अब केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यहाँ स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय रखे गए। आरक्षित विषयों में गवर्नर अपने मनोनीत सदस्यों की सलाह पर कानून बनाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने के लिए निर्वाचित सदस्यों की सलाह लेना बाध्यकारी था। इसके साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। 1909 में जहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का नींव रखी गई थी, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचित क्षेत्र घोषित किए गए थे, अलग से मतदाता मुस्लिम ही होंगे उसका 1919 में भी विस्तार किया गया था। लेकिन इस 1935 के अधिनियम में दलित, मजदूर वर्ग और महिलाओं को भी शामिल करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का और विस्तार कर दिया गया था। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई फेडरल बैंक के रूप में, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। मताधिकार जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उनको थोड़ी ढील दी गई, तो लगभग 10% जनसंख्या मताधिकार के क्षेत्र में आ गई थी। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, प्रांतीय स्तर पर क्या परिवर्तन किए गए। आपको पता है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी प्रांतीय स्तर पर। उस प्रांतीय स्तर की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता से अभिप्राय है कि हस्तांतरित और जो आरक्षित विषय थे उनको समाप्त करते हुए वायसराय गवर्नर जनरल केवल और केवल निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी किया गया। हालांकि ये कभी अस्तित्व में आया नहीं। इसके अलावा प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन हुआ। 11 में से 6 राज्य जो थे उनमें द्विसदनीय व्यवस्था, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में ये राज्य थे: बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत। और तीसरा परिवर्तन किया गया, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो 1919 के अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी और 1926 में जो अस्तित्व में आया था, उसी की तर्ज पर 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सेवा आयोगों की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं आज के कुछ सवालों की। तो प्रथम सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि की विवेचना करें। सवाल नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। नंबर 3, अखिल भारतीय संघ से क्या अभिप्राय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।